हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से गैलेक्टिक नॉलेज चैनल के माध्यम से आपके बीच में हूँ। आज हम एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन की थ्योरी को जानना इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट का। और एरिक एरिक्सन जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइको एनालिस्ट रहे हैं, जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से समझा है और उसको डिफरेंट 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो आइए चलिए इसके बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरी को जानने से पहले यह आवश्यक होता है कि हम उस सिद्धांतवादी या उस थ्योरिस्ट को समझे जिसने वो थ्योरी दी है। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन, जो कि 1902 में जिनका जन्म हुआ था और 1994 तक वो जीवित थे, वो उनके बारे में बात करते हैं। वो एक जर्मन बोर्न साइकोएनालिस्ट थे। सिगमंड फ्रॉइड की बेटी एना फ्रॉइड के साथ भी इन्होंने काम किया है और फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाया है। इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इन्होंने कहा कि वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन होता है, इसीलिए इनकी थ्योरी को हम डेवलपमेंट या साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्योरी भी बोल देते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो ईगो है दैट इज़ द मेन पार्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दिया है। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी डेफिनेशन को आपको बताना चाहूँ तो एन आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ अ टाइम इन द इंडिविजुअल्स लाइफ व्हेन दे लैक direction, feel unproductive and do not feel a strong sense of identity। इसके बारे में हम और जानेंगे आगे। तो साइको सोशल डेवलपमेंट से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पिछली जो वीडियोस थी उसमें बताया था कि डेवलपमेंटल डोमेन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें से साइको सोशल डेवलपमेंट भी एक मेन डेवलपमेंटल डोमेन है। तो एरिक एरिक्सन इसी के ऊपर अपनी थ्योरी देते हैं। और एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट कहना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये इसलिए है क्योंकि वो सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ईगो एंड सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी इस थ्योरी में। साथ ही साथ मैंने की आइडेंटिटी क्राइसिस की भी बात की। तो व्हाट इज़ क्राइसिस अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन इन द पर्सनैलिटी? इन्होंने बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ अ मेजर साइकोलॉजिकल चैलेंज that is particularly important at the time and will remain an issue to some degree throughout the rest of life. These issues must be satisfactorily resolved for healthy ego development. That means क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में डिवाइड किया है, तो उसमें जो डिफरेंट सब स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज में एक आइडेंटिटी क्राइसिस का आना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति है या बच्चा है वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस को जब पूरे तरीके से रिजॉल्व कर लेता है, देन द पर्सन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज सक्सेसफुली। अगर वो नहीं कर पाता है उसको, तो उसकी पर्सनालिटी में वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल सकती हैं या फिर वो पर्सन वहाँ पे जाके कुछ चैलेंजेस फेस कर सकता है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि एरिक एरिक्सन ने कौन सी 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं जिसको हम द साइको सोशल स्टेजेस कह देते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज उन्होंने बताई है उसका नाम है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्योंकि हम डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पहली वीडियो में सीख चुके हैं, तो आई होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ये स्टेज जो है इसका टाइम पीरियड इन्होंने बताया है बर्थ से लेके 12 to 18 मंथ्स। सो ये जो फर्स्ट स्टेज है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये यही कहती है कि एक बच्चे में जो ट्रस्ट का डेवलपमेंट है वो तब होता है जब उसकी पूरी नीड्स को अच्छे तरीके से फुलफिल किया जाता है, उसकी प्रॉपर केयर की जाती है। तो वहाँ पर एक ट्रस्ट की फीलिंग का डेवलपमेंट होता है और उसकी पर्सनैलिटी में एक ट्रस्ट की फीलिंग आती है। अगर इस तरह का स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं मिल रहा है, ऑप्टिमम डेवलपमेंट के चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पर
ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे में मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो और उसकी पर्सनालिटी फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। जो सेकेंड स्टेज इन्होंने बताई है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। इसका जो टाइम पीरियड है इन्होंने 12 से लेके 18 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक बताया है। तो ये जो सेकेंड स्टेज है इन्होंने कहा कि इसमें जो बच्चा ट्रस्ट को पहली स्टेज में एक्वायर कर लेता है तो उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी आ जाती है और एक सर्टेन डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि 1 से लेके 3 साल तक वहाँ पर रहता है। और वो बच्चा डिपेंडेंट तो होता है लेकिन वहाँ पे बिगनिंग हो चुकी होती है उसके ऑटोनॉमी की। और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके अपोजिट जो स्टेज आती है, जो कंडीशन आती है, वो आती है शेम एंड डाउट की। दैट मीन्स कि वो बच्चा अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर वहाँ पर उसमें डाउट्स क्रिएट्स हो सकते हैं। ही कैन और शी कैन फील शेम अबाउट द सेम, जो कि नेगेटिव पर्सनालिटी के साइन हैं। हम थर्ड स्टेज पे आते हैं जो कि इन्होंने बताया है, इसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का जो टाइम पीरियड है वो 3 to 6 इयर्स है या बोला जाता है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो स्ट्रगल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और उन पे अपने एनवायरनमेंट के ऊपर मास्टर करने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं या पेरेंट्स जो होते हैं वो बार बार बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो बच्चे को इनिशिएटिव नहीं लेने देते हैं, पहल नहीं करने देते हैं। तो अगर यह बिहेवियर कंटिन्यू रहता है तो बच्चे में चांसेस हो सकते हैं कि वह इन्फीरियरिटी फील करे वहाँ पर। तो इन्फीरियरिटी का फील करना एक बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटी में जा सकता है, इसलिए बच्चों को पहल करने देना आवश्यक होता है। हाँ, वो डेंजरस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। यह 6 इयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक का पीरियड है, जिसको हम मिडिल चाइल्डहुड के अंदर भी ले आते हैं। और यह जो फोर्थ स्टेज, इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाता है। वो अपने पीयर्स से और अपनी जो स्किल्स हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश करता है पीयर्स के थ्रू। उनके बीच में वहाँ पर एक तरह का पोटेंशियल डेवलप करने की कोशिश करता है। अगर वहाँ पे उसे किसी तरह का रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी भी हो सकता है, सेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस भी झलक सकता है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एडोलेसेंस पीरियड पे आती है और 5th स्टेज है इस डेवलपमेंटल थ्योरी की। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो नाम है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। एडोलेसेंस जो एक एज है वो बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट साइको सोशल डेवलपमेंट को दिखलाती है। एडोलेसेंस जो है वो बहुत तरह के सोशल डिमांड्स, रोल चेंज और बहुत तरह की कन्फ्रंटेशन उनको झेलने पड़ते हैं। दे हैव टू गो थ्रू विद इट। मैनी टाइम्स दे आर नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनके मल्टीपल रोल्स होने की वजह से, चाहे वो एक एज अ सन हो, एज अ डॉटर हो, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ एथलीट हो, एज अ म्यूजिशियन हो या एज अ कैरियर एस्पिरेंट्स हो, सो वो अपनी डिफरेंट मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के बीच में उनको एक तरीके से उस आइडेंटिटी क्राइसिस को रिजॉल्व करना होता है और एक बैलेंस वहाँ पे महसूस करना होता है। सो आइडेंटिटी को अचीव करना जो है वो एक पॉजिटिव साइन होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एंड दिस पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग पीरियड बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 12 years एंड इट गोज़ आफ्टर द 18 years of age। और अगर कोई एडोलेसेंस आइडेंटिटी अचीव करने में प्रॉब्लम फेस करता है तो वह रोल कन्फ्यूज़न में जा सकता है। ही मे नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रोल ऑफ माई एंड हु एम आई। ये सबसे ज़्यादा होता है इस स्टेज में। पेरेंट्स के साथ क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि एडोलेसेंस खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस स्टेज ये सारा उनका जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो रिजॉल्व कर लेते हैं।
और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस से बाद में भी सफ़र करते हैं, और उसका एक जो इम्पैक्ट होता है वो उनके कैरियर के ऊपर हो सकता है कि उनको कौन सा कैरियर चूज़ करना है, वो ये चूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो एडोलेसेंट्स हैं वो इनएडिक्वेट फील करते हैं, वो एमलेस फील करते हैं, एक तरीके से एलिनेशन में आ जाते हैं, और बहुत बार उनकी नेगेटिव आइडेंटिटी भी वहाँ पर डेवलप हो सकती है। नेगेटिव आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो बहुत तरह की सोशल पैथोलॉजी के साथ आता है फ्रेंड्स, जिसमें कि दे में सफ़र फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस, these adolescents can indulge in the crime, and they can be do discrimination, and they can also engage in the various kind of violence. So ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो एरिक एरिक्सन हमें बताते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि यंग एडल्टहुड से आती है। पीरियड मैंने टाइम पीरियड आपको पहले भी बताया कि 25 से 40 ईयर्स तक इसको मान लेते हैं। यंग एडल्टहुड जो है वो एक ऐसी स्टेज है फ्रेंड्स जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है नए तरह की रिलेशनशिप वहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसमें मैरिज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सोशल रिचुअल है जो कि आता है, और वो एक अपनी नई आइडेंटिटी जिसमें कि उनको दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, और अपनी पर्सनालिटी को एक कोलैबोरेटिव सेंस में देखना है, अपने गोल्स को एक कोलैबोरेशन में देखना है, ये यहाँ पे आता है। और if they achieve this intimacy and if they achieve that love with the partner, then they reach to a stable identity. Otherwise, if it is not, the other side will be कि they suffer from isolation. Young men and women need to be experience an intimate oneness with their society. Otherwise, they will lead to isolation. सो बेसिकली ये एक स्टेज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसके बाद की जो स्टेज है उसको हम जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन बोलते हैं। ये मिडिल ईयर्स ऑफ लाइफ को दर्शाता है। जनरेटिविटी बेसिकली तब एक इंडिविजुअल में आती है जब वो ये देखने की कोशिश करता है कि वॉट आई हैव एक्वायर्ड, अब मैं उसको सोसाइटी थ्रू आउट माई लाइफ, अब मैं उसको सोसाइटी को कैसे रिटर्न करूं। अगर उसमें ये फीलिंग आती है दैट मीन्स हिज पर्सनैलिटी इज गोइंग इन टू द पॉजिटिव वे अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, कि वो जो भी उसने सीखा है वो अपने यंगर जनरेशन को वो सिखाना चाहता है, देना चाहता है, उस नॉलेज को पास आउट करना चाहता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। और अगर ऐसा नहीं है तो वो यहाँ पर अभी भी स्टैग्नेशन से सफ़र करता है। स्टैग्नेशन से मतलब यहाँ पे है कि वह केवल अपने अपने बारे में बहुत ही सेल्फिश एक तरह का बिहेवियर जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं वो अपने बच्चों को, अपने जो यंग जनरेशन है वो अपने पोता पोती को इस तरह की जो अपनी जो स्किल्स हैं वो अपनी बातों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको बताने की कोशिश करते हैं या सिखाते हैं। तो यहाँ पर वो जनरेटिविटी होती है, इसका अपोजिट स्टैग्नेशन होता है। द नेक्स्ट स्टेज इट इज़ द लास्ट वन, 8th स्टेज, जो कि ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर कहा जाता है। ये लास्ट स्टेज है जब फाइनल स्टेज होती है किसी भी पर्सन के लाइफ की, जहाँ पर वो जब अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस को खाली टाइम में, क्योंकि बहुत ही टाइम होता है इस टाइम में उनके पास, बहुत ज़्यादा काम वो लोग नहीं करते हैं, तो अपने जो फ्री टाइम है उसमें वो देखते हैं अपनी लाइफ में बैक में जाके, एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ कैसी रही, और वो अपनी लाइफ में पीछे जाके जब वो सोच रहे हैं कि जो गोल मैंने सेट किए थे, आई एम एबल टू सक्सेसफुल ऑल दोज गोल्स, तो वो उसमें उनको सेटिस्फेक्शन होता है, ईगो इंटीग्रिटी होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ छूट गया है, तो वो डिस्पेयर से यहाँ पे सफ़र करते हैं। सो दीज वर द 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस, साइकोसोशल स्टेजेस गिवन बाय एरिक एरिक्सन। इन्हीं स्टेजेस में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने बताई है। जब यहाँ पर हम
हर एक व्यक्ति हर एक स्टेज में अपना अचीवमेंट करता है, पॉजिटिव आइडेंटिटी के क्राइसिस को रिजॉल्व करता है, तो वो उसमें डिफरेंट वर्च्यूज़ वहाँ पे डेवलप होते हैं। वर्च्यूज़ का मतलब है एक गुड बैलेंस का होना, जो कि आपकी साइको सोशल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो फर्स्ट स्टेज में होप बनता है, सेकंड में विल, पर्पस, skill, fidelity, love, care and wisdom. These are important things. These comes in questions as well. So please take care attention if students are listening to that. So आज हमने क्या सीखा? तो अगर हम देखें तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, पॉइंटर्स के थ्रू मैं बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों की केवल देखभाल ही ना करें, बल्कि आपके आसपास होने पर उन्हें सहज और सुरक्षित महसूस करने दें। उन्हें महसूस कराएं कि वे भले ही अभी बहुत छोटे हैं, पर वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। बच्चों को ऑटोनोमस बनाने के लिए आप मोटिवेट करें, जिससे कि वो स्वयं की केयर करना शुरू कर सकें। एक बच्चे को अपने पर्पस के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, इसके लिए उसे मोटिवेट करें, उसमें ज़्यादा गिल्ट ना आने दें, उसमें इनिशिएटिव को आप वहाँ पर उसको मोटिवेट करें कि वो इनिशिएटिव ले। हम दूसरों को यह भी साबित करते हैं बहुत बार कि हम यह करने में सक्षम हैं, हम वह करने में सक्षम हैं, हमारी भी आपके समान ही जिम्मेदारियां हैं। तो अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो हमें गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। यह थ्योरी हमें यही बताती है। तो हमें यह भी बताती है, तो यह इंडिकेट करती है कि हम किस तरीके से प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम जिम्मेदार होने के लिए कड़ी मेहनत कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक ऐसी आइडेंटिटी या एक ऐसी पहचान पर भी समझौता हमें करना चाहिए एडोलेसेंस पीरियड में, जिसके साथ आप सहज हो, जिसको आप अचीव कर पाएँ, आप अपने आप से क्वेश्चन कर पाएँ कि मैं कौन हूँ। तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए। आप अपने कार्यों, अपने उपलब्धियों के माध्यम से आप दिखाइए कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में। हम यहाँ पर यह भी एहसास होने देते हैं कि हम अपनी आसपास की दुनिया के साथ किस तरह की पहचान बनाना चाहते हैं। यदि हम डरते हैं कि लोग हमें नकार देंगे, तो हमारे लिए इंटीमेट रिलेशंस बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन की स्टेज है, वो हमें बताती है कि बढ़ते हुए बच्चों को जिम्मेदार बनाने में हम किस तरीके से एडल्ट लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बड़े बच्चों के रूप में आपको बहुत सेंट्रल जो रोल है वो नहीं निभाना है, उसको आपको अबैंडन करना है। आपको साथ साथ उनको बच्चों को साथियों के रूप में, उनके दोस्तों को आप स्वीकार करिए, उनके आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका पार्टनर है, उसकी उपलब्धियों को आप उस पर गर्व करिए। और जो लास्ट स्टेज है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली समय हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम अपना मूल्यांकन करते हैं, हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि जो लक्ष्य हमने सोचे थे, क्या हम उन्हें फुलफिल करने में एबल रहे, हम क्या चूक गए हैं, क्या हम संतुष्ट हैं इन सब चीज़ों से। सो इस तरह की बातें हम इस स्टेज में करते हैं। तो ये हम पहले ही डिसाइड कर लें, ना कि हम ओल्ड एज में जाके किसी तरह के शौक मनाएं। सो थैंक यू सो मच मेरी इस पूरी जानकारी को सुनने के लिए। आज हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में जाना। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। गैलेक्टिक नॉलेज की इस वीडियो को आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और साथ ही साथ नई वीडियोस के लिए भी मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।